नमस्ते और आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम उस पेपर को डीकोड करने जा रहे हैं जो यूपीएससी मेंस में आपका पूरा गेम बदल सकता है, और वो है ऐसे पेपर। अगर आप सोचते हैं कि ऐसे में 140 से ज्यादा स्कोर करना सिर्फ एक सपना है, तो यकीन मानिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और सही दिशा के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। चलिए समझते हैं कैसे। यूपीएससी का ऐसे ना सिर्फ शब्दों या हैवी वोकैब्युलरी का खेल नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी संवेदनशीलता, एक बैलेंस्ड अप्रोच और सबसे ज़रूरी आपकी लीडरशिप क्वालिटी का टेस्ट है। इवैल्यूएटर्स वहाँ सिर्फ आपकी ग्रामर चेक नहीं कर रहे हैं। उन 250 मार्क्स के पेपर में वो आने वाले कल का एक ऐसा प्रशासक ढूंढ रहे हैं जो जटिल मुद्दों को कितनी स्पष्टता और गहराई से समझता है। तो आज के इस सेशन में हम इन 5 की एरियाज पर बात करेंगे। पहले यूपीएससी एसए से जुड़े भ्रम तोड़ेंगे, फिर समझेंगे कि मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग क्या होती है, एसए का ठोस ब्लूप्रिंट बनाएंगे, फिलॉसफिकल टॉपिक से डील करना सीखेंगे और आखिर में टॉपर्स की प्रेजेंटेशन आदत पर गौर करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले सेक्शन की, द यूपीएससी एसए मिथ, यानी वो गलतफहमियां जो अक्सर उम्मीदवारों के दिमाग में होती हैं और जिन्हें दूर करना सबसे पहला कदम है। एक बहुत आम मिथ है, अक्सर लगता है कि ऐसे में हैवी ऑर्नामेंटल वर्ड्स यूज करने होंगे या फिर बिल्कुल जनरल स्टडीज की तरह बस पॉइंट्स लिख देने होंगे। कुछ तो पूरी तरह से इमोशंस में बहकर जवाब लिखाते हैं। लेकिन यूपीएससी क्या चाहता है? उन्हें चाहिए क्लैरिटी ऑफ थॉट, उन्हें एक कोहेरेंट, जुड़ा हुआ और एक बैलेंस्ड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। फैंसी शब्द आपको मार्क्स नहीं दिलाएंगे, बल्कि एक क्लियर, लॉजिकल और निष्पक्ष संचार आपको टॉप पर लाएगा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 14.28। ये परसेंटेज है आपके टोटल मेंस रिटन मार्क्स में ऐसे पेपर का। सुनकर शायद उतना बड़ा ना लगे, राइट? लेकिन अगर पिछले सालों के ट्रेंड्स देखें तो यही वो पेपर है जो लिस्ट में इन या आउट होने का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। यहाँ लाया गया एक एक एक्स्ट्रा मार्क आपकी रैंक कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, एक ही टॉपिक को अलग अलग आयामों से देखना, और इसके लिए हम यूज करते हैं MDIEV फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क सच में एक मास्टर स्ट्रोक है। इसका मतलब है मॉरल, डेवलपमेंटल, इंडिविजुअल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल या गवर्नेंस। जब भी आपके सामने कोई ऐसे टॉपिक आए तो बस इन 5 नजरियों से उस पर सोचिए। ये फ्रेमवर्क ये सुनिश्चित करता है कि आप किसी एक छोटी सोच में ना अटक जाएं, बल्कि एक सिविल सर्वेंट की तरह पूरी पिक्चर देखें। ये आपकी सोच को एक ब्रॉड प्रशासनिक दृष्टिकोण देता है। तीसरा सेक्शन, एक हाई स्कोरिंग एसे की संरचना। अब वक्त है इन आयामों को एक ठोस ब्लूप्रिंट में ढालने का। परीक्षा हॉल के उस प्रेशर में ये 3 कदम आपके सबसे बड़े हथियार हैं। पहला स्टेप, थिंक यानी सोचना। फ्रेमवर्क का यूज करके डायमेंशंस जनरेट कीजिए। दूसरा स्टेप जो बेहद जरूरी है, स्ट्रक्चर यानी कलम उठाने से पहले इन आयामों को एक लॉजिकल फ्लो में अरेंज करना। और आखिरी स्टेप, राइट, अपनी योजना को पूरी क्लैरिटी के साथ पेपर पर उतारना। बिना एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर के आपका ऐसे डेफिनेटली दिशा भटक जाएगा। एक अच्छे ऐसे की अपनी एक सटीक एनाटॉमी होती है। ध्यान रखिए, आपका इंट्रोडक्शन लगभग 15% होना चाहिए। फिर आता है मेन बॉडी जो करीब 75% कवर करेगा, और इसे आपको 4 से 6 लॉजिकल सब हेडिंग्स में बांटना चाहिए। और आखिर में बचा हुआ 10% आपके निष्कर्ष यानी कंक्लूजन के लिए। ये आदर्श संतुलन पढ़ने वाले का ध्यान शुरू से आखिर तक बांधे रखता है। चलिए अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा डराता है। चौथा सेक्शन, मास्टरिंग फिलोसॉफिकल टॉपिक्स एंड थिंकर्स। इन अमूर्त विषयों को बिना बोझिला बनाए कैसे हैंडल करें? आजकल यूपीएससी में फिलोसॉफिकल एसेस का वेटेज काफी बढ़ गया है, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आपको वहाँ कोई नई थियोरी प्रूव नहीं करनी है। इवैल्यूएटर्स ढूंढ रहे हैं रेलेवेंस। वो ये देखना चाहते हैं कि आप उस एब्स्ट्रैक्ट विचार को आज की दुनिया, आज की सोसाइटी या इकोनॉमी की चुनौतियों से कितनी खूबसूरती से जोड़ सकते हैं। उन्हें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन चाहिए। अगर आप टॉप रैंकर्स की कॉपीज एनालाइज करेंगे तो एक कॉमन पैटर्न दिखेगा। वो महान विचारकों के दृष्टिकोण को बहुत सीमलेसली अपने ऐसे में पिरोते हैं। चाहे राष्ट्र निर्माण पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का कोई पावरफुल कोट हो या लोकतंत्र पर जेएस मिल के थॉट्स का यूज करना, ये छोटी छोटी चीजें अमूर्त विषयों को एक बहुत ही सॉलिड और क्रेडिबल फाउंडेशन देती हैं। एक और शानदार तरीका है हिस्टोरिकल फिगर्स का सही कॉन्टेक्स्ट में उपयोग करना। जैसे
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ग्रामर ऑफ एनार्की कॉन्सेप्ट का सटीक जिक्र करना, स्पेशली जब आप इंडिविजुअल इंटरेस्ट बनाम कलेक्टिव इंटरेस्ट की बात कर रहे हों। ऐसे एग्जाम्पल्स परीक्षक को ये प्रमाणित करते हैं कि आपकी पढ़ाई गहरी है और आपकी नैतिक समझ काफ़ी मैच्योर है। अब बढ़ते हैं अपने 5वें और आखिरी सेक्शन की ओर, प्रेजेंटेशन और टॉपर्स की कुछ ऐसी आदतें जो पहले ही पेज से इवैल्यूएटर को इम्प्रेस कर देती हैं। आपके एसे का इंट्रोडक्शन तुरंत एक माहौल सेट कर देता है। एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत, जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रशासन पर दिया गया एक सटीक कोट, इवैल्यूएटर को एक जबरदस्त हुक देता है। पहली ही लाइन अगर पढ़ने वाले की उत्सुकता जगा दे तो उन्हें समझ आ जाता है कि आगे का विश्लेषण कितना इम्पैक्टफुल होने वाला है। प्रेजेंटेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पढ़ने में आसानी, यानी रीडेबिलिटी। स्पष्ट सबहेडिंग्स और सिंपल डायग्राम्स, जैसे इकोनॉमी पर एक छोटा सा कुज़नेट्स कर्व ड्रॉ कर देना, ऐसे पढ़ने के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। ये विजुअल्स उन लंबे पैराग्राफ्स के बीच एक ज़रूरी ब्रेक देते हैं, और वो भी आपके तर्क का प्रवाह तोड़े बिना। अब कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी फॉर्मेटिंग रूल्स जिन्हें आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। हमेशा पैराग्राफ्स में लिखिए। कोशिश कीजिए कि पैराग्राफ्स छोटे हों, लगभग 3 से 4 लाइन्स के। एक पेज पर 4 से 5 पैराग्राफ्स से ज़्यादा ना रखें। और सबसे बड़ा रूल, 2 पैराग्राफ्स के बीच एक नेचुरल और स्मूथ ट्रांजिशन होना ज़रूरी है, ताकि पढ़ते वक्त थॉट प्रोसेस में कोई रुकावट ना आए। और अंत में आता है आपका निष्कर्ष। एक बेहतरीन कंक्लूजन हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग, यानी भविष्यमुखी होना चाहिए। ये सिर्फ ऊपर लिखी बातों की समरी नहीं है, इसमें एक डीप थॉट या समाधान होना ज़रूरी है। जब परीक्षक आपका ऐसे पढ़कर ख़त्म करें तो उसे "अब आगे क्या" का जवाब मिलना चाहिए, एक ऐसी आखिरी आवाज़ जो एक अमिट छाप छोड़ दे। सच कहा जाए तो ऐसे लिखना बौद्धिक अभिव्यक्ति का एक लंबा सफ़र है। गहराई से सोचिए, बहुत स्पष्टता से लिखिए और अपनी बातों से एक इंटेलिजेंट नेतृत्व झलकने दीजिए। याद रखिए, आपका हर एक ऐसे आने वाले कल के एक बेहतरीन प्रशासक का आईना है। तो अगली बार जब आपका पेन एग्जाम पेपर से टकराए तो खुद से पूछिएगा, क्या ये सिर्फ एक आंसर है या एक फ्यूचर लीडर की आवाज़? ध्यान से पढ़ने और इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।